हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम AIB 16 के पेपर को सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने AIB 17 के पेपर को सॉल्व किया है और AIB 18 के पेपर को सॉल्व किया है। क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको एग्जाम में पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरह से सवाल फ्रेम होते हैं। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये मेरे पास B सेट का पेपर है, AIB 16 के B सेट का पेपर है जो हुआ था अक्टूबर 2021 को। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताऊंगा सीधे, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियली होगा। सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रोविजरी एस्टॉपल का फैसला कहाँ किया गया है? तो केस था पूर्णामी सभी मिल्स बनाम केरल राज्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि अनुबंध की निराशा भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ये दे रखा है आपके धारा 56 में, सेक्शन 56 में दे रखा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची 2 किससे संबंधित है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा स्थायी पूर्ण अक्षमता के परिणाम स्वरूप मानी गई छूटों की सूची। तो ऑप्शन डी सीधा सही आंसर है इसका, बेरेक से पूछा गया है। अब ये सवाल है कि कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर कौन से बेरेक लेकर के जाए। कोई बोल रहा है कि 8 ही अलाउ है, कोई बोल रहा है 6 अलाउ है। सभी बेरेक लेकर के जा सकते हो, BCA वालों ने मना नहीं किया है, आप लेकर के जा सकते हो। हाँ, इन्विजिलेटर आपको मना करते हैं वहाँ पर, ये बात अलग है। वो आपको उनको समझाना है कि ओपन बुक एग्जाम है, आप सभी बेरेक लेकर के जा सकते हो विदाउट शॉर्ट नोट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफा में उपलब्ध है? तो वो क्लॉज है 19(1)(e). ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया? देखो यहाँ पर प्रवेश शब्द लिखा है, ठीक है, तो ये शब्द जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो आपको इंग्लिश वाला वर्ड पकड़ना है एडमिशन, यानी कि स्वीकृति। स्वीकृति दे रखी है धारा 17 में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो केस था कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी का। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, CPC द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है? तो 6 महीने के भीतर प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सीधे ही आंसर्स बताऊंगा, टाइम बहुत कम है, आज 19 तारीख हो गई है। सीधे ही आंसर्स आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, LARR अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कर्मचारी को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर हो जाएगा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले में डैश रुपए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर होगा 1,40,000 रुपये। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश किया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा धारा 216, ऑप्शन बी। सीधा सेक्शन से पूछा गया है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो एक बार के लिए चारों धाराएं बेरेट में देख के पता कर लेना कि कहाँ प्रोविज़न दे रखा है। ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सूत्र वाक्य एक्टस नॉन फैसिट ट्रियम निसी मैंसिट ट्रिया का अर्थ है। तो ये तो मैंने आपको जब लैटिन की मैक्सिम पढ़ाई थी तभी मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके दोषी मन के बिना कोई कार्य अपराध नहीं बनता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? तो केस है हेडली वर्सेस बैक्सनडेल, बहुत फेमस केस है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धारा 8 में दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सारा मटेरियल मिल जाएगा, मतलब कि 4 PDF जिसमें आपको 19 सब्जेक्ट मिल जाएगी, 1000 क्वेश्चंस की ई-बुक मिल जाएगी, बेरेक्ट मिल जाएंगे, सभी निःशुल्क आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ आपको सभी सामग्री उपलब्ध करवाई जा चुकी है पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण मौतिक, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटेरियल। मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा जीवन का परिवर्तन, न्याय की चोरी, डर, कांपना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, CPC की धारा 10 में प्रावधान है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 10 में सब रेस जुडिस है और 11 में रेस जुडिकाटा है, प्रांग न्याय है, और 10 में रेस सब जुडिस, यानी कि ये प्रावधान बता रहा है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, 10 जो है वो मैंडेटरी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, धारा 10 रेस सब जुडिस है, धारा 11 रेस जुडिकाटा है। तो रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, 17 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, यहाँ देख लो 16 में भी पूछा जा रहा है, तो ये भी पूछा गया था। तो आप समझ के चलो कि AIB 19 में भी धारा 10 या 11 से सवाल बन सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बनेंगे ही, बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किसमें निहित है? देखो ये आप आ गया रेस जुडिकाटा, तो धारा 17 का आंसर होगा धारा 11 का एक्सप्लेनेशन 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम बहुत कम है, सीधा ही आंसर बताऊंगा आपको, सीधा एक बार के लिए पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिकता वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया है किस केस में? तो देखो ये जो 377 का केस आता है, तो मैंने आपको जब केस लॉज पढ़ाए थे वहाँ आपको मैंने 2 बातें पढ़ी थी, या तो नालसा या नाज फाउंडेशन, दोनों को ही ध्यान में रखना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपके सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। ठीक है, तो नाज फाउंडेशन को आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नालसा हो सकता है LGBTQ के लिए हो सकता है, हाँ भाई उसी के लिए होगा। मैंने केस लॉज आपको पढ़ाए हैं, एक बार के लिए केस लॉज को देख के ही जाना है आपको एग्जाम में, ठीक है। जजमेंट वाले जो PDF है उसको एक बार देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक मध्यस्थता कार्रवाई है तो ये क्वासी जुडिशियल होती है, अर्ध न्यायिक होती है। आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग जो होती है वो क्वासी जुडिशियल यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कार्रवाई होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, तदर्थ मध्यस्थता क्या है? ये एक कार्रवाई है जो केवल उच्च विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है। कानून और नियमों सहित मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करते हैं। तो मध्यस्थता की मुहर भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं। तो तीनों आंसर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पूछा गया है मीन्स प्रॉफिट के बारे में। निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा मध्यवर्ती लाभ को परिभाषित करती है? तो ये तो सीधा सेक्शन से पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा धारा 212। मैंने CPC पढ़ाया था तब मीन्स प्रॉफिट को पढ़ाया था अच्छे से, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 21, एक वकील विधि यानी कि एडवोकेट एक्ट के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे के दायित्व के अंतर्गत बाधित हैं। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नज़रअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है, ये कहा गया था। आपको बताना है कौन से केस लॉज में कहा गया था, एक बार के लिए तो आपको आंसर, अच्छा आप गलत ही बता लो लेकिन आपको बताना ही है कि क्वेश्चन नंबर 22 में हो जाएगा आपके आंसर बी, OP शर्मा वर्सेज हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 2011 का केस है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको साथ में एक बार के लिए गलत आंसर बताना है, उससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा और सीखने को भी मिल जाएगा। साथ में मैं क्वेश्चन सॉल्व करा ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो सीधा सेक्शन से ही पूछा गया है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये 30 दिन के भीतर होता है। आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप देख सकते हो कंपनी लॉ में ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था AIB 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, साइबर कानून संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियां, IPR, ई-कॉमर्स, इन सब से, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है सभी निर्धारित पर यानी कि ऑल एसएससी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधात्मक दायित्व बनता है जहां पर वहां विधि संबंध बनाने का आशय हो, लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का इरादा हो, वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है?
तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 23। धारा 23 में प्रोविजन दे रखा है रखरखाव की राशि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रखरखाव मतलब मेंटेनेंस, भरण पोषण। 29 का मतलब सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, द रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पार आवाजाही पर नियंत्रण। कन्वेंशन का मतलब होता है संधि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, साइबर अपराध की प्रकृति है। तो साइबर अपराध होते हैं इंटेंजिबल, दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल इनकी प्रकृति, नेचर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका डैश जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन के लिए पारित किया गया है। फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, उस पक्ष को अनुमति नहीं देता। सॉरी, ये 32 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, किसी भी पक्ष से संबंधित किसी व्यक्ति को इसकी अनुमति नहीं देता है। इंग्लिश में पढ़ते इसको एक बार के लिए, 32 को समझ में आ जाएगा अच्छे से। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डैश पिटिशन इन विच अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हैज़ बीन पास्ड टू अप्लाई to the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution of conjugal rights as between parties of marriage for a period of 1 year or upwards after passing of the decree। तो ये तो सीधा सीधा पूछा गया है कि 1 साल तक अगर कॉन्जुगल राइट की डिक्री पारित हो जाती है और रेस्टिट्यूशन नहीं होता है तो फिर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी भी पक्ष को अनुमति देते हैं उसके लिए तलाक के लिए जा सकता है। धारा 13 में ग्राउंड ही बन जाएगा ये एक तलाक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध। संज्ञेय और गैर जमानती होता है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होता है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है संज्ञेय अपराध जिनमें पुलिस अधिकारी के पास में पावर्स है कि वो बिना किसी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है और गिरफ्तारी भी कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है अगर ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कठोर दायित्व का सिद्धांत का नियम किस निर्णय पर आधारित है? तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रायलैंड वर्सेस फ्लेशर के केस में हेल्ड हुआ था और ये केस पूछा गया आपके टॉर्ट लॉ से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने वहाँ पे टॉर्ट लॉ में मेंशन भी किया है पढ़ाते वक्त। 35, अंतिम अवसर का सिद्धांत किस में निर्धारित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपके डेविस बनाम मैन के केस में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36,
निम्नलिखित में से किस वाद में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 डैश धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त प्राधिकार किसी विपरीत संविदा के जगह ले लेंगे? तथ्य यह है कि डिक्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो केस लॉज पूछा गया है 36 में, तो इसका केस लॉज का आंसर हो जाएगा, केस था सैसी अम्मल बनाम थाऊ अम्मल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, सीआरपीसी की धारा 43 कहती है, उसकी उपस्थिति में या तो संज्ञेय अपराध कारित हो रहा हो या गैर जमानती अपराध कारित हो रहा हो। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब तक निष्पादित या रद्द नहीं हो जाता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर होगी। रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अंडर सेक्शन 32 इंडियन इनकम टैक्स। आयकर से पूछा गया, आयकर अधिनियम की धारा 32। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। ये तो सभी को पता ही होना चाहिए, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था की फीचर्स में। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द किया गया था? तो केस था कार्यकाल था मोरारजी देसाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट में प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है? एडमिसिबल नहीं होगा, आपको बताना है कौन सा पॉइंट नहीं होगा। यह स्वीकारोक्ति कि वहाँ एक डकैती थी। 2 नंबर, यह स्वीकारोक्ति कि आरोपी ने इसमें भाग लिया। यह स्वीकारोक्ति कि उसमें संपत्ति का हिस्सा मिला। इस बारे में बयान की संपत्ति कहाँ है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट 43। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि है, टाइम पीरियड दे रखा है 43 में। ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन सी 12 महीने दे रखा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डैश कैद की सज़ा दे सकता है, 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 साल से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। प्रक्रियात्मक अधिकारितातीत से क्या तात्पर्य है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। सीधा ही बता देता हूँ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है और टाइम भी कम यूज करना है, कम टाइम में पेपर सॉल्व करना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सिर्फ आंसर्स देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रीड से जुड़ा हुआ है? तो ये आपके सर्स्योरारी यानी कि उत्प्रेषण रीट हो जाएगी, ऑप्शन डी।
5 तरह की रीट होती है, हबिस कॉर्पस, मैंडमस, सेस्योरारी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। तो मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, आप एक बार के लिए देख के सॉल्व कर लेना। 47 का आंसर हो जाएगा आपके सी। नेक्स्ट, धारा 9 में सिविल सूट के बारे में दे रखा है, कौन से सिविल सूट की कैटेगरी में आएंगे। 48, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ। यहां से पढ़ना है, भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपके बी, भारत के बाहर भिन्न एक न्यायालय और भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, जनहित याचिका PIL की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है। निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, ये भी दुरुपयोग है। परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी दुरुपयोग हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, तो ये 50 नंबर क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसको डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इसको नहीं पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है। सीधे आंसर बताऊंगा आपको, 51 का आंसर हो जाएगा आपके बी। एक मामले के लिए गए साक्ष्य को दूसरे साक्षी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा इसको। द रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस टेकन इन वन केस इनटू अनदर कंपेनियन केस। तो ऑप्शन बी सही कह रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, लेकिन पेपर तो ऐसा ही है, इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी आपको, लेकिन एक बार के लिए तो पेपर आपको देख के ही जाना है, बिना देखे तो नहीं जाना है, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है। तो 52 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए। अ डे नोवा ट्रायल शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मैंने सीधे आपको आंसर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा है। तो 53 का आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में शामिल है। नहीं, चैप्टर 8 है और सेक्शन 44 है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो 55 का आंसर हो जाएगा जस्टिस JS वर्मा समिति, ऑप्शन सी, ये अध्यक्ष थे उस समिति के।
जिसमें बहुत बड़े अमेंडमेंट हुए थे। देश में निर्भया कांड हुआ था सबसे बड़ा, उसके बाद सीआरपीसी और आईपीसी में बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था। उस समिति के अध्यक्ष थे जस्टिस JS वर्मा। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध हैं। निजी गलतियां, प्राइवेट रॉन्ग। सामान्य प्रकृति के मामले होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57। मात्र डैश के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। तो 57 का आपके आंसर, ये डिलीट हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये मान लो डिलीट होता है, इसका मतलब कि क्वेश्चंस आपके AIB 19 में भी कुछ सवाल 2 या 3 सवाल डिलीट होंगे। तो ये आप मान के चलो। 58, प्रवेश को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एडमिशन के बारे में, स्वीकृति के बारे में पूछा गया है। तो स्वीकृति 2 प्रकार की होती है, एक जुडिशियल, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल। मैंने एविडेंस लॉ पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। कन्फेशन 2 प्रकार के होते हैं। कन्फेशन को 2 भागों, जुडिशियल को 2 भागों में बांट दो। पढ़ते पढ़ते चलिए, एडमिशन को 2 भागों में बांट दो स्वीकृति को। एक होती है, इसको कन्फेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कन्फेशन जुडिशियल भी होता है और एक्स्ट्रा जुडिशियल दोनों ही होते हैं। तो एडमिशन भी जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल दोनों ही होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 58 का आंसर हो जाएगा नहीं, बोथ ए और बी दोनों होंगे। फिर मैंने अभी बताया आपको, जुडिशियल भी होते हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल दोनों ही होते हैं। तो सी नहीं होगा, आइदर ए एंड बी, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, 59, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करता है। सीधा आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर होगा इसका ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज से संबंधित है, लेकिन इसे डिलीट किया गया था। छोड़ो, इसको डिलीट किया गया था, नहीं पढ़ेंगे। मैक्सिम, लैटिन की मैक्सिम है रेस इप्सा लोक्टर। देखो ये पूछा गया था 17 में भी, 18 में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जा रहा है। लैटिन की मैक्सिम पूछी जाती है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लैटिन की मैक्सिम वाला तो एटलीस्ट आप देख के ही जाना मेरा वीडियो। इसका मतलब होता है परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं। तो ऑप्शन ए, वस्तु स्वयं बोलती है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। धारा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, एक जनहित याचिका दायर करने, धारा 61, एक जनहित याचिका दायर करें जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में, लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए। इन शब्दों का अर्थ है। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपके जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए PIL दायर करना। ऑप्शन डी सीधा ही आंसर। क्वेश्चन सरल ही पूछा गया था ये तो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है। केसों का बोझ बढ़ाना, संसाधनों का अपव्यय करना, ये सारे हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, टाइम जा रहा है, मैं जल्दी आपको आंसर बताऊंगा। जेड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयत्न करता है। क्या जेड किसी अपराध का दोषी है? क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि जेड स्वच्छ चित्त यानी कि साउंड माइंड का होता? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए।
जेड ने आईपीसी की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया। यदि जेड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। आपके डिफेंस दे रखे हैं सेक्शन 96 से लेकर के 106 में आईपीसी के चैप्टर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। पेपर इसी तरह से है तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन आप मैनेज कर लो। सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता। तो 64 का आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये से अधिकतम सीमा को डैश से हटा दिया गया था। अमेंडमेंट 65 का आंसर है आपके 2001 का अमेंडमेंट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। वीपो शब्द का अर्थ है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आज की वीडियो में मैंने पढ़ाया है, अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो आप माइनर लॉ वाली वीडियो देख लेना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 67। रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य डैश तहत मुआवजा दावा कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी दावा कर सकते हैं। द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत भी दावा कर सकते हैं, या तो दोनों में से कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक में भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग क्लाउज का उदाहरण है। कास्टिंग काउच का उदाहरण है। 68 का आंसर हो जाएगा यौन उत्पीड़न, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 16 में ऐसे सवाल बनते थे लेकिन AIB 19 में नहीं बनेंगे, थोड़ा पेपर ठीक लेवल का आएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो या डैश के लिए बनाया गया हो। छह यात्री चालक को छोड़कर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग बना 5 सदस्यों से बनकर के बना है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ। 71 का आंसर होगा 18 मई 1955 को लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी। तो आएगी तारवाड़, तवाजी, कुटुंबा, कवारू, इलोम, ये सभी आ जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है। तो जब भी मैंने CPC पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था वाद पत्र का प्रस्तुतिकरण संचित किया जाना ऑर्डर 4 बताता है।
जो कि वाद पत्र 2 प्रतियों में न्यायालय में जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस तरह से घुमा के भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक। ये ऑर्डर बहुत बड़ा है। आदेश 21 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का ऑर्डर है। तो 74 का आंसर हो जाएगा। ये इसे डिलीट किया गया था, वैसे इसको डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, डिलीट वाले क्वेश्चन को नहीं करेंगे, सीधा ही टाइम वेस्ट करेंगे ये। नेक्स्ट, जहां किसी संबंधित व्यक्ति की आपराधिक क्षमता में किए गए अपराध के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिक्री पारित की गई है, सीपीसी की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसी डिक्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिक्री डैश की अवधि के लिए असंतुष्ट न हो। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, 3 महीने डिक्री की तारीख से 3 महीने तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 22 में किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा, ये इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, अमेंडमेंट पर भी। तो संशोधन था 44वां संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति के अधिकार के फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था, तो इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुप्रयोग अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा भंग / संशोधित किया गया है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो वह कितने दिनों के अंतर्गत उसमें संशोधन नहीं करता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो 14 दिनों के भीतर अगर अमेंडमेंट नहीं करता है तो न्यायालय मना कर देगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है? तो धारा 35 में दंड का प्रावधान दे रखा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वालों, यहाँ से पढ़ना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से पढ़ना है। पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 304 ए यानी कि नेग्लिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ए बी के आपराधिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर इसको फिर से पढ़ते हैं। ए बी के आपराधिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है। तो 82 ये भी डिलीट हो गया था, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट 83, सतत निषेधाज्ञा, देखो यहाँ पर देखो हिंदी का शब्द है जो वो कंफ्यूज करता है, लेकिन परपेचुअल शब्द समझ में आ जाता है, यानी कि स्थायी निषेधाज्ञा के बारे में बात की जा रही है। सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा पैसे के मुआवजे से पर्याप्त राहत नहीं मिलती हो, जहाँ पर क्षतिपूर्ति मायने नहीं रखती है वहाँ पर परपेचुअल इंजेक्शन ग्रांट कर दिया जाएगा, ये भी सही है। जहाँ असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक स्टैंडर्ड ही नहीं हो, तो ऑप्शन तीनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 84, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? एटी 84 में आंसर हो जाएगा महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया था 2013 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत सम्मन या तो पेश होने के लिए होते हैं या फिर किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। ये आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य हैं या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है, अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 87, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों में LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है? देखो ये क्वेश्चन आया था AIB 18 में, और ये मैंने क्वेश्चन डाला भी है लैंड एक्विजिशन लॉ में। तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया था अगर निजी कंपनी है तो सिर्फ 80% होगा, और अगर निजी सार्वजनिक दोनों हैं तो आंसर हो जाएगा 70%, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी। तो ये तो सीधा सिंपल है, इसके लिए तो धारा लगेगी रेट लगेगी 40%। 88 में आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना करें, तो लोगो और ब्रांड नेम को बताने वाला ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज ही वीडियो डाला है, आप अच्छे से माइनर लॉ को देख लेना वीडियो को, आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। ये सभी उसमें मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा, कौन सी धारा मध्यस्थ कार्रवाई के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है? तो धारा 90 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि है, तो वो 3/10 है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये आंसर सी इसका सही हो जाएगा, ये गलत है, बी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, तार्किकता की जांच पूरी तरह से डैश जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। नहीं, इसको सही से पढ़ते हैं। द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट वुली टेस्ट एंड इट्स आर फेयरली, सही से पढ़ते, तार्किकता की जांच पूरी तरह से खाली जगह जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। तो 92 का आंसर हो जाएगा व्यक्तिपरक। हाँ, यही हो जाएगा। फिर देखो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ऐसे टफ क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो छोड़ दो, स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति डैश किसको दे रखी है? 93 का आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद को दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सीधा ही आंसर बता देता हूँ, 94 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही बातें सही कह रहा है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, संताल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होता वह व्यक्ति हिंदू होता है, ये भी बात सही है। लिंगायत उप संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति भी हिंदू, ये भी सही है। एक
धर्मावतरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है और उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थानीय अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है। ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा के तहत न्यायालय के बाहर विवाद निपटारे का प्रावधान है? तो ये मैंने बताया था जब मैंने आपको सीपीसी पढ़ाई थी, धारा 89 होगी इसकी, ऑप्शन बी। ये भी अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, धारा 89। नेक्स्ट 96, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? एविडेंस एक्ट लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। तो ये ऐसे क्वेश्चन सीधे ही बनते हैं, एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो डायरेक्ट डेट ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार एक लोक सेवक आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा, ये गलत है। तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, 97 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं? अनुमान यानी कि उपधारणाएं, प्रिजम्पशंस। तो 98 का आंसर हो जाएगा तथ्य की उपधारणा कर सकता है और विधि की भी उपधारणा कर सकता है, रिबटल ये भी कर सकता है, रिबटल, प्रिजम्पशन। तो तीनों ऑप्शन से ही आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? तो ये तो आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है और 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनवाई का अधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एडवोकेट एक्ट 1961 अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 19 मई 1961 को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, देखो पेपर ऐसा ही है, इस तरह से ही है मेरे पास में, तो आपको मैंने सॉल्व करा लिया पूरा। लेकिन ये इसका फ़ायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, कुछ सवाल रिपीट होते हैं और पैटर्न पेपर आपको समझ में आ जाएगा कि 19 में किस तरह से पूछा जाएगा। ये तो 16 का था, इससे पहले मैंने 17 और 18 के पेपर को भी सॉल्व करवाया है। आपको पास होने के लिए दिन कम रहे, आज तारीख 19 है, 20 और 21 2 दिन ही रहे हैं। 21 वाला दिन काट लो, उसमें भी आप जाओगे एक दिन पहले, तो उसमें भी तैयारी नहीं होती है। तो एक दिन 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन में भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपको कैसे ढूंढना है टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये टेलीग्राम चैनल है लॉ फैक्ट क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। 1500 से अधिक स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है और यहाँ पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई हैं। देखो ई बुक भी प्रोवाइड करवा दी गई है, एमसीक्यूज 1000 क्वेश्चंस की, साथ में 4 भागों में बांटी गई 19 सब्जेक्ट की पीडीएफ को भी मैंने प्रोवाइड करवा दी है यहाँ पर। और पेपर जितने भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ सारे ही मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। सारा ही मटेरियल आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा दिया गया है और मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो, क्योंकि कम टाइम रहा है, तो मैंने सॉल्व करने का तरीका भी बताया है कि कैसे आपको एआईबी क्लियर करनी है, एक बार वो भी देख लो। मैंने 4 दिन का स्टडी प्लान बनाया था, लेकिन अब 4 दिन नहीं है। आज 19 तारीख हो गई, ये भी ख़त्म हो जाएगा, शाम हो गई है। ठीक है, अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो ये शाम हो जाएगी और 19 तारीख चली गई, इसका मतलब 20 तारीख और 21 तारीख है। 2 दिन में आपको क्या करना है, एक तो आपको मेजर पार्ट पूरा पढ़ना है अच्छे से, 46 मार्क्स का है। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, ये वाला तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में आपका कवर हो जाएगा ये वाला पार्ट, 1 घंटे में। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हो, ये वाला पूरा पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर रहता है आपके 2 और 3 नंबर का पार्ट, इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो 2 दिन में अच्छे से तैयारी करके भी एआईबी क्लियर कर सकते हो अगर मेहनत करोगे तो। ध्यान से पढ़ लिए 2 दिन
तब भी क्लियर हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उनको आपको देख के ही जाना, बिना देख के नहीं जाना है। तो अभी भी आपके पास में चांस है, और जिन बच्चों ने तैयारी की है, मेहनत की है, उनको तो बेस्ट ऑफ लक, सभी को ही बेस्ट ऑफ लक है, और वो रिवीजन कर सकते हैं इस तरह से। ब्रेक के बारे में बता दूं, आप सभी प्रकार के ब्रेक लेकर के जा सकते हो, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। और एक स्टूडेंट का कोई मैसेज आया था जिसमें बोल रहे थे कि मेरे जो ब्रेक है वो हाईलाइट है। तो अब देखो, हाईलाइट किए हुए आप लेकर के तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर इन्विजिलेटर वो सहमत हो जाता है, वो आपको परमिशन दे देता है, तो आप लेकर के जा सकते हो बिंदास। और आपके पास अगर कोई भी सहारा नहीं है तो फिर एक बार के लेके चले जाना, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो मामला है, अगर आपको पूछा जाता है तो आपको उनको सहमत करना पड़ेगा, इन्विजिलेटर को। और ब्रेक की बात, सभी ब्रेक आप लेकर के जा सकते हो, सभी ब्रेक जितने आपके, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 8 ही अलाउ है, अरे BCI तो बोल रही है आप सारे लेकर के जा सकते हो, लेकिन वो होने चाहिए विदाउट शॉर्ट नोट के, ठीक है। विदाउट शॉर्ट नोट के आप सारे लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने ब्रेक हैं आप सभी लेकर के जा सकते हो। 19 सब्जेक्ट हैं तो 19 के 19 लेकर के जाओ, कौन मना करता है। BCI कह रही है ना कि लेके जा सकते हो, तो लेकर के जा सकते हो। ड्रेस कोड आपका सिंपल रहना चाहिए, मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, ड्रेस कोड आपका सिंपल रहना चाहिए, बस, बाकी कुछ भी नहीं विशेष। और बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद।